हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन को देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको बता रहे थे कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए आज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ हेडिंग दिए हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और नोट्स भी उसका लिखे होंगे। तो देखिए आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन में दो क्वेश्चन को देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है, जिसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ से। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ को। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में आपको बताए थे कि किसी सर्किट में जो करंट जो है पास करता है तो उसमें जो टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो जंक्शन से होकर सर्किट से पास करता है तो वो टोटल एल्जेब्रिक सम करंट का 0 होता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े थे कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। अब इसके बाद आपको ये भी बताए थे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है चार्ज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। मतलब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ भी है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जो है बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये बात आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। उसको अगर आप देखे नहीं हैं तो उसको देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर एक क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं ध्यान से तो अगर किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। केवल ये दो क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसी में पूरा कॉन्सेप्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। आपको सर्किट में I1 और I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना है। फॉलोइंग सर्किट मतलब यहाँ जो सर्किट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जंक्शन पे जो इनकमिंग टोटल है करंट वो आउट गोइंग के इक्वल होता है सम के। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 10 एम्पियर का करंट इधर जंक्शन पे आ रहा है, इन कर रहा है ये करंट, और आउट गोइंग के लिए I1 है और 4 एम्पियर है और 2 एम्पियर है। मतलब जो जंक्शन से आउट गोइंग करंट है वो I1 जो कि फाइंड करना है, और इधर जो जा रहा है ये 4 एम्पियर है, इधर 2 एम्पियर है। इन कितना कर रहा है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर अगर सर्किट जंक्शन से इन कर रहा है तो आउट भी 10 एम्पियर का टोटल होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप फाइंड कर सकते हैं I1 का वैल्यू। तो देखिए इधर 10 एम्पियर आ रहा है जंक्शन पर और जा रहा है 4 और 2। तो 4 और 2 6 होगा, 4 और 2 6 होगा। और तो इधर कितना होगा, इधर कितना जाएगा बाहर, तो 10 आ रहा है तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 एम्पियर। सिंपल है, 4 एम्पियर जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए आप इधर 4 एम्पियर का करंट आ रहा है इधर जंक्शन पर, क्योंकि इधर तो बाहर निकल गया, सर्किट से बाहर है, इधर सर्किट में इंटर कर रहा है 4 एम्पियर। अब तो जंक्शन पे 4 एम्पियर करंट आ रहा है तो बाहर देखिए कितना जा रहा है, तो बाहर एक 1 एम्पियर और इधर इंटर कर रहा है 2 एम्पियर। मतलब सर्किट पर ये 2 एम्पियर और 4 एम्पियर 6 एम्पियर इंटर कर रहा है, और जंक्शन से भी जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 ही बाहर निकलना चाहिए। इधर 1 एम्पियर जा रहा है तो इधर कितना जाना चाहिए, क्योंकि टोटल 6 एम्पियर जंक्शन पर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5 एम्पियर इधर आएगा, तो इधर 5 एम्पियर हो जाएगा। समझ में बात आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ आइए, इधर देखिए जंक्शन पर 1 एम्पियर और 4 एम्पियर, टोटल 5 एम्पियर जंक्शन पर आ रहा है।
4 1 और इधर से 2 आ रहा है ना, तो 4 और 1 5 और 2 7 एम्पियर आ रहा है जंक्शन पर, इन कर रहा है, तो आउट भी 7 एम्पियर होगा, मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा 7 एम्पियर। हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि I1 जो है, जो फाइंड करना था वो 4 एम्पियर होगा, I2 5 एम्पियर और I3 7 एम्पियर। कैसे, ये तो सर्किट के एनालिसिस को आप समझ रहे थे, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का यूज किए और ये आंसर आ गया। अब सेकेंड लॉ का यहाँ एप्लीकेशन देखिए है, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों को, मतलब कि VA माइनस VC फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना ये होगा कि इसमें करंट कितना जा रहा है ये फाइंड करना होगा, क्योंकि अगर करंट पता चल जाए तो VA इधर से चलेंगे तो VA पोटेंशियल ड्रॉप कर देंगे, VA माइनस मान लेंगे कि इसमें करंट जो है आपका I1 जा रहा है, तो I1 और IR होता है I1 इंटू 6 और इक्वल्स टू VC, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू 6 I1। तो I1 का वैल्यू अगर पता चल जाए कि I1 कितना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा। तो I1 को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा करंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्या वर्क है उसको समझिए। जब भी आपको क्लोज सर्किट दिखे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को कहा जाए या करंट फाइंड करने को कहा जाए और सर्किट क्लोज हो तो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगेगा। क्लोज सर्किट देखते ही आप ये तय मानिए कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ यूज में आना ही है, ठीक है। तो I1 जो है फाइंड करें तब तो पोटेंशियल डिफरेंस निकले। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे I1 फाइंड करने के लिए। हम लोगों को करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा सर्किट में। पहले सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है, उस रूल को समझिए आप। एक काम करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि सर्किट में मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जो है जा रहा है I, ठीक है, मतलब ये सेल है ना, तो इस सेल से मान लेते हैं कि I करंट जा रहा है, पता नहीं है कितना करंट, तो I करंट आ रहा है, तो इधर भी I आएगा। जैसे ही करंट यहाँ आएगा तो इसको देखिए दो रास्ता मिलेगा, मतलब ये एक जंक्शन है ए पॉइंट, मतलब I यहाँ तक तो आया, ठीक है, यहाँ के बाद करंट बटेगा। तो मान लेते हैं कि इधर करंट I1 गया तो इधर कितना जाएगा, तो रिमेनिंग करंट I2 और Y2 कितना हो सकता है, क्योंकि टोटल I इधर यहाँ आया है, इधर I1 चला गया है, तो जो बचा वो इधर जा रहा है, मतलब I माइनस I1, I2 का वैल्यू I माइनस I1, क्योंकि इधर मान लीजिए कि I1 जा रहा है तो इधर I माइनस I1। एक बात ध्यान रखना है करंट बांटते समय कि करंट सर्किट में बांटते हुए ऐसे जाना है कि लास्ट में जब इस सेल में करंट आए तो जितना चला है उतना ही यहाँ आना चाहिए। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताए थे, ये प्रॉपर्टी है ना। क्या है कि सर्किट में जितना करंट चला है, अगर I चला है तो लास्ट में घूमते हुए इस सेल में I ही आना चाहिए। अगर I नहीं आ रहा है लास्ट में तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत माना जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए करंट को बांटना है। तो चलिए यहाँ से इधर I1 गया, इधर I माइनस I1 जिसको I2 भी लिए हैं। अब यहाँ से ये इधर जाएगा I2 जो है I माइनस I1 यहाँ तक आएगा, यहाँ फिर जंक्शन मिलेगा, इधर I1 आ रहा है तो इधर जो है I1 और I माइनस I1 मिल करके इधर आएगा। तो आप देखिए I माइनस I1 और प्लस ये भी जुड़ जाएगा I1, तो जुड़ जाएगा तो I1 कैंसिल होगा, तो रिजल्ट I ही आ गया। मतलब करंट का बंटवारा बिल्कुल सही है, I चला था लास्ट में, हाँ I आ गया, ठीक है। तो ये अगर आ जाता है लास्ट में I तो आप समझिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप सही किए हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर कभी I2 यूज करना हो तो I2 भी यूज करेंगे, जो I2 है वो I माइनस I1 के इक्वल है, ये ध्यान रखने का बात है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है I1, तो I1 फाइंड हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस ईजिली निकल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। चलिए अब I1 फाइंड करते हैं। I1 फाइंड करने के लिए हम लोगों को इस सर्किट में जो है लूप लेना पड़ेगा और उस लूप पर किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ दो लूप देखिए लेते हैं, एक लूप ये ले लेते हैं और एक लूप ये ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अननोन जो है दो टर्म है, ये I और
I1, दो अननोन है सर्किट में। तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लूप में 2 बार चलना पड़ेगा। एक बार चलिए इस लूप से चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट पे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। लूप फर्स्ट क्या है, तो ए सी बी ए, इस पर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ मतलब सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करते समय आपको पोटेंशियल ड्रॉप मेथड यूज करना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो, और अपोजिट में आते हैं तो पोटेंशियल राइज मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए करंट के डायरेक्शन के लिए लूप लिए हैं। देखिए ए सी बी ए मतलब करंट ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में। करंट ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ध्यान देना है। तो यहाँ से चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से चले यहाँ आए तो एक रेजिस्टेंस मिला जिसमें करंट I1 जा रहा है, तो -6I1 किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल लिख दिए। आगे बढ़े तो यहाँ सेल मिला, सेल +4 होगा। इधर आए तो -I और रेजिस्टेंस 1 ओम है तो I × 1I ही होगा। आगे बढ़े तो यहाँ फिर रेजिस्टेंस है -3I हो जाएगा। और यहाँ बढ़े तो देखिए यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट के तरफ जा रहा है तो -3 = 0, मतलब टोटल पोटेंशियल का जो इस लूप में सम है वो 0 हो गया, ध्यान देना है। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट करिए, इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो -6I1 और -3 और -3I और -I 4I हो जाएगा। और ये हो जाएगा +1 = 0, तो 4I + 6I 1 = 1 हो जाएगा, है ना। इसको उधर भेज दिए दोनों टर्म को, तो ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ इस लूप पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप सेकेंड, ये सेकेंड लूप है तो इसको ले लेते हैं ADCA। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही इधर इंटर करेंगे तो पोटेंशियल राइज होने लगेगा क्योंकि करंट का अपोजिट में हो जाएंगे। चलिए इधर चलते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो लिखेंगे -I2 के जगह पर I - I2 है तो ठीक है, I - I2 डायरेक्ट यूज करेंगे। तो I × R, तो I - I1 × R1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +1। आगे बढ़े पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव होगा -2। आगे बढ़े IR होगा तो -2 × I - I1। और उसके बाद इधर इंटर करेंगे तो राइज होने लगा क्योंकि करंट के अपोजिट में आ गए हम लोग, तो हो जाएगा +6I1 = 0। ध्यान से यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा ये। अब इसको देखिए सॉल्व करके उसी तरह इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। तो -I + I1 बारी बारी माइनस से मल्टीप्लाई किए, +1 - 2 -2I + 2I1 और +6I1 = 0। अब देखिए यहाँ 2I और यहाँ I माइनस है, यहाँ भी माइनस है, -3I और ये I1 और 2I1 और यहाँ 6 और 2 8 और 1 9 +9I1। ध्यान से इसको थोड़ा वर्क करना है। अब यहाँ देखिए -1 हो जाएगा ये, ठीक है, और = 0।
तो यहाँ हो जाएगा आपका 3i माइनस 9i1 इजिकल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देख लीजिए, इसको इस साइड भेजे तो इधर 1 हो जाएगा। इसको अगर इस साइड भेजते हैं तो -3i प्लस 9i1 इजिकल टू 1 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो i और i1 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ i1 का जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखिए 2 है 4i प्लस 6i1 इजिकल टू 1 और यहाँ है -3i प्लस 9i1 इजिकल टू 1। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर किया जाएगा 3 से और यहाँ किया जाए 4 से। ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका 12i, अच्छा 18i1 और इजिकल टू 3 और यहाँ करिए 12i प्लस 4 9 36i1 इजिकल टू 4। ऐड करिए 6 और 8 6 14 का 4 हुआ 1 और 4 5 i1 इजिकल टू 7। ठीक है, तो अब इस यहाँ से i1 इजिकल टू 7 बाई इतना हो गया। तो ये आ गया i1 का वैल्यू इतना एम्पियर। i1 आ गया तो i फाइंड हो सकता है, इसमें कितना जा रहा है ये भी फाइंड हो सकता है। i1 अगर हम लोग का आ गया तो हम लोग यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट करिए और आंसर पाइए। तो i1 जो है वो वैल्यू आ चुका है, यहाँ से i1 का वैल्यू आ चुका है 7/54 एम्पियर। पुट करिएगा यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा VA माइनस VC इजिकल टू 6 इंटू 7/54। तो VA माइनस VC इजिकल टू 7/9 वोल्ट मतलब 0.9 से भाग दे रहे हैं तो 9 63 9 7 63 70 में से 63 गया तो 7 कैंसिल हो जाएगा 0, फिर 7 मतलब 0.77 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है जो फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ से किरचॉफ्स लॉ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करके हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करके और देखिए सॉल्व कर लिए और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिए जो 0.77 वोल्ट आया। ये आपका क्वेश्चन एम करीम बुक से था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप और भी क्वेश्चन उसमें दिया है, आप सॉल्व करिएगा ज़रूर। अब आगे हम लोग सर्किट एनालिसिस के तरफ आगे बढ़ेंगे और सर्किट का एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद सर्किट एनालिसिस ही बचता है और पूरा सर्किट एनालिसिस के बाद इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सर्किट एनालिसिस क्या है। ध्यान से इसको आप सॉल्व करिए। किरचॉफ्स लॉ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसको जल्दी से आप नोट करिएगा ध्यान से, कैसे कैसे सॉल्व किए हैं आप देख ही रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किए सॉल्व करना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए, यहाँ से क्या फाइंड करना था उसको देखें। स्टेप 1 है ये स्टेप 2 है और यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ देखिए स्टेप 3 है और आगे बढ़ते गए स्टेप 3 में सॉल्व हो गया। यहाँ से सॉल्व कर दी, ये i1 आया, इस i1 को पुट किए, i1 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किए, आंसर आ चुका। तो ठीक है, ये सॉल्व करिए। अब देखते हैं कि करंट का एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस क्या है, सर्किट एनालिसिस में क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नया टॉपिक हम लोग सर्किट
एनालिसिस। तो ये हेडिंग दीजिए आप लोग भी। सर्किट एनालिसिस जैसे ही आपको यहाँ से स्टार्ट करके और आपको बताएंगे तो एक पाथ लाइन तैयार हो जाएगा इस चैप्टर के कंप्लीट होने का। मतलब इसी सर्किट एनालिसिस के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको सर्किट एनालिसिस को। तो ये हेडिंग हो चुका है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके और पढ़ते हैं, जिसमें पहला आपका पार्ट है डीसी सर्किट और दूसरा जो पार्ट है एसी सर्किट है। तो एसी सर्किट तो रुक जाएगा क्योंकि एसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक तरह के आगे चल के ये चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका एसी सर्किट का चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं। डीसी सर्किट को अभी चर्चा में हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो अब डीसी सर्किट को देखें तो ये डीसी सर्किट भी दो पार्ट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। जिसमें पहला है रजिस्टर ओनली और दूसरा जो है वो है ट्रांजिएंट सर्किट। रजिस्टर सर्किट का मतलब हुआ, रजिस्टर ओनली का मतलब जिसमें केवल रजिस्टर हो, रेजिस्टेंस हो केवल, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस सर्किट कह सकते हैं इसको, जिसका चर्चा स्टार्ट करेंगे हम अभी। ट्रांजिएंट सर्किट को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। इसका दो पार्ट है, एक है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब हुआ रजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट, जिसमें कैपेसिटर तो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो बताएंगे। और ट्रांजिएंट सर्किट उसी में आगे बता देंगे, चाहे एसी में भी पढ़ना है ट्रांजिएंट सर्किट को। तो एसी चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहाँ इसका चर्चा हम लोग करेंगे। और दूसरा जो होगा एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब है इंडक्टेंस। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट। तो इसको हम लोग एसी चैप्टर में ही ये पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ ओनली रेजिस्टेंस रजिस्टिव सर्किट को ही पढ़ेंगे। अब रजिस्टिव सर्किट जो है 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर है आपका सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 10th क्लास में भी आप सीखे थे, वही वाला सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सर्किट होगा फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हम लोग reducible to simple series and parallel combination of resistive सर्किट। रिड्यूसिबल का मतलब आपको बताएंगे क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं, इसके कई पार्ट होंगे।
थर्ड पार्ट में ओनली रजिस्टिव सर्किट का चर्चा हो रहा है। थर्ड में हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स रजिस्टिव सर्किट। कॉम्प्लेक्स रजिस्टिव सर्किट आपको बताएंगे क्या है। ये रिड्यूसिबल जो आपका सर्किट है, इसमें हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड इसको करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला आपका होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा जो होगा आपका साइमेट्रिक सर्किट और रजिस्टिव सर्किट। साइमेट्रिक रजिस्टिव है, ये सब केवल रेजिस्टेंस रहेगा। साइमेट्रिक रजिस्टिव सर्किट दिख रहा होगा, इस तरह से लिखते जाना है, बोल भी रहे हैं साइमेट्रिक रजिस्टिव सर्किट। और थर्ड पार्ट होगा इनफाइनाइट लेदर मतलब सीढ़ी नुमा, ठीक है, इनफाइनाइट लेदर रजिस्टिव सर्किट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक एनालिसिस को करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा हम लोग का इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में हम आपको इसको कंप्लीट करने के बाद बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। पहले अभी फ़िलहाल हम लोगों को इतना कंप्लीट करना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या किए कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए, डीसी सर्किट, एसी सर्किट। एसी सर्किट को रोक दिए क्योंकि ये चैप्टर आगे चल के होगा एसी, तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ डीसी सर्किट का ही चर्चा हो रहा है करंट में, तो डीसी सर्किट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए, रजिस्टिव ओनली मतलब रजिस्टर ओनली केवल सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस सर्किट केवल होगा, और दूसरा ट्रांजिएंट सर्किट। अब ट्रांजिएंट सर्किट में 2 तरह से सर्किट है, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। तो यहाँ आर तो ठीक है, रेजिस्टेंस को जानते हैं, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर नया है। तो ये सब पढ़ने के बाद ये इंडक्टेंस को हम लोग मैग्नेट में पढ़ेंगे, तो इसको ट्रांजिएंट सर्किट को ले जाकर एसी चैप्टर में ही समझेंगे हम लोग, अच्छा से ये समझ में आएगा। अब यहाँ हम लोग ओनली रजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे डीसी सर्किट में, और ये ओनली रजिस्टिव सर्किट 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, जिसमें पहला है सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। दूसरा है रिड्यूसिबल टू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टिव सर्किट, जिसमें रिड्यूसिबल सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज का 2 तरह से यहाँ पर 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज, साइमेट्रिक रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट लेदर रजिस्टिव सर्किट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि रजिस्टिव ओनली सर्किट में जो 3 टाइप है, इसमें तीसरा कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस सर्किट है। मतलब इसी वे से हम लोग इस चैप्टर को, सर्किट एनालिसिस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह से आप नोट पर लिख लीजिए अपने कॉपी पर। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे और इसको एक एक करके पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ हम लोग रजिस्टेंस के बारे में जान ही गए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ से सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, फिर सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है बताया जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।